आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी क्लोड इथरली। ये कहानी गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने लिखी है। इस कहानी का वाचन करने से पहले और इसको अच्छे से पढ़ने से पहले आइए क्लोड इथरली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। परमाणु बम की प्रचंड आग से अमेरिका में भी एक आदमी सालों झुलसता रहा। उसका नाम था क्लोड इथरली। क्लोड इथरली 1945 में उस 90 सदस्यीय टीम का सदस्य था जिसने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 को क्लोड इथरली ने हिरोशिमा के ऊपर जहाज से मौसम का जायजा लिया और रिपोर्ट भेजी कि मौसम एकदम साफ है, बम गिराया जा सकता है। इस रिपोर्ट के मिलने के तुरंत बाद हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया गया। बम गिराने वाले पायलटों ने जब पीछे मुड़कर नीचे की ओर देखा तो उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने एक सूरज नीचे गिराया हो। आग का तूफान उठ रहा था। इन पायलटों ने अपनी सर्विस में कई बम गिराए थे, लेकिन ये उनसे अलग था। क्लोड इथरली सहित 90 सदस्यीय इस टीम को बाद में पता चला कि इस आग के तूफान में 70,000 लोग तुरंत भस्म हो गए। अब उन्होंने बम गिराया, लेकिन उनको पहले जानकारी नहीं थी कि ये बम परमाणु बम है और इतना खतरनाक हो सकता है। इनमें वे हजारों मासूम बच्चे भी थे जिन्हें माएँ धूप से भी बचाने के लिए अपने सीने से लगाए रखती थी। ये बच्चे 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान में मिनटों में मानो धुआं हो गए। पूरे 3 माह बाद उन्हें पता चला कि जिस बम को गिराने वाली टीम के वे सदस्य थे वह कोई सामान्य बम नहीं था, बल्कि दुनिया का पहला परमाणु बम था। प्रोमेथियस ने जब ईश्वर से आग चुराकर मनुष्य को सौंपी होगी तो उस वक्त ये कल्पना भी नहीं होगी कि मनुष्यों में से कुछ ही ताकतवर बर्बर लोग इस आग का दावानल बनाकर इसमें अपने ही जैसे दूसरे मनुष्यों को भून डालेंगे। बहरहाल इसके बाद उस टीम के 90 सदस्यों में से सभी ने अपने आप को कुछ ना कुछ तर्क दे के समझा लिया कि हमें तो पता ही नहीं था ये परमाणु बम है, या अगर हम नहीं होते तो कोई और इसको गिराता। लेकिन 90 में से एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने आप को नहीं समझा पाया, और उसका नाम था क्लोड इथरली, जिसके नाम पे आज हम अपनी कहानी पढ़ने वाले हैं। वह अपने आप को इस जघन्य अत्याचार का दोषी मानने लगा। उधर क्लाइड इथरली को वॉर हीरो का सम्मान दिया गया। ये सम्मान उन्हें और बेचैन करने लगा। ये कैसा सम्मान है जो मुझे वॉर हीरो का सम्मान दिया जा रहा है? क्या मैंने सही मायने में युद्ध में हीरो की तरह भूमिका निभाई है, या मैं एक विलन बन गया? ये बात उनके मन में घर कर गई। ये सम्मान उन्हें और बेचैन करने लगा। ये उन पर एक असहनीय बोझ की तरह हो गया। इस सम्मान के जाल से निकलने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपराध भी किए, छोटी छोटी चोरियां भी की, क्योंकि वे अपने आप को दंड देना चाहते थे। लेकिन हर बार जब कोर्ट में उनका मुकदमा चलता और कोर्ट में पता चलता कि ये तो वॉर हीरो है, क्लोड इथरली है, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वे अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा हिरोशिमा के लोगों को भेजने लगे, लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ती ही गई। उनकी आत्मा पे जो बोझ था वो कम नहीं हो पाया। अंततः पागलपन की स्थिति में वो 1 जुलाई 1978 को मर भी जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। अपने इसी अंतर्द्वंद पर उन्होंने एक किताब बर्निंग कॉन्शियस भी लिखी। प्रोथेसियस को आग चुराने की सजा उसे अंतहीन यातना के रूप में मिली, लेकिन आग को दावानल बनाकर लाखों लोगों को मारने वाले बर्बर अमरीकी साम्राज्यवादियों को हम आज तक सजा क्यों नहीं दे पाए? पागल तो क्लोड इथरली हुआ, लेकिन बर्बर साम्राज्यवादी आज भी नए नए हिरोशिमा नागासाकी बनाने की योजना में लगे हुए हैं। ये बात सोचनीय है। मुक्तिबोध ने क्लोड इथरली पर इसी नाम से एक शानदार कहानी लिख दी है। इसमें वे लिखते हैं, जो आदमी अंतरात्मा की आवाज़ को कभी कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके उससे छुट्टी पा लेता है, वह लेखक हो जाता है। जो अंतरात्मा की आवाज़ को बहुत ज़्यादा सुनने लगता है और वैसा करने भी लगता है, वह समाज विरोधी तत्वों में शामिल हो जाता है। और जो आत्मा की आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाता है और उसी बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करने लगता है, वह पागल हो जाता है। उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। और ऐसा ही किसके साथ हुआ? क्लोड इथरली के साथ। अंत में कहानी का मानो सार प्रस्तुत करते हुए मुक्तिबोध कहते भी हैं, हमारे मन मस्तिष्क हृदय में ऐसा ही एक पागल खाना है
जहाँ हम उन उच्च पवित्र और विद्रोही विचारों और भावों को फेंक देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे या तो वह खुद बदलकर समझौतावादी पोशाक पहनकर सभ्य भद्र हो जाए या दुरुस्त हो जाए, या फिर उसी पागलपन में पड़े रहें। हम सबके भीतर एक क्लॉड इथरली है। हम उसे बाहर लाते हैं या उसे तय खाने के पागल खाने में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये निर्णय हमारा होता है। आइए अब इस कहानी का वाचन करते हैं, क्योंकि कहानी का प्रस्थान बिंदु हमें समझ में आ गया है। कहानी में कहाँ से हमें प्रवेश करना है। कहानी की शुरुआत मुक्तिबोध जी इन पंक्तियों से करते हैं। मैं सड़क पार कर लेता हूँ, जंगली बेमहक लेकिन खूबसूरत विदेशी फूलों के नीचे ठहर सा जाता हूँ कि जो फूल भीत के पास वाले अहाते की आदमकद दीवार के ऊपर फैले सड़क के बाजू पर बाहें बिछाकर झुक गए हैं। पता नहीं कैसे, किस साहस से वह क्यों उसी अहाते के पास बिजली का ऊंचा खंभा जो 5-6 दिशाओं में जाने वाली सूनी सड़कों पर तारों की सीधी लकीरें भेज रहा है, मुझे दिखता है और एकाएक ख्याल आता है कि दुमंजिला मकानों पर चढ़ने की एक ऊंची निसैनी उसी से टिकी हुई है। शायद ऐसे मकानों की लंब तड़ंग भीतों की रचना अभी भी पुराने ढंग से होती है। सहज जिज्ञासावश देखें कहाँ क्या होता है, दृश्य कौन से दिखाई देते हैं। मैं उस निशानी पर चढ़ जाता हूँ और सामने वाली पीली ऊंची भीत के नीली फ्रेम वाले रोशनदान में से मेरी निगाह पार निकल जाती है और मैं स्तब्ध हो उठता हूँ। छत से टंगे ढिलाई से गोल गोल घूमते पंखे के नीचे 2 पीली स्फटिक सी तेज आंखें और लंबी शलवटों भरा तंग मोतिया चेहरा है, जो ठीक उन्हीं ऊंचे रोशनदानों में से भीतर से बाहर पार जाने के लिए ही मानो अपनी दृष्टि केंद्रित कर रहा है। आंखों से आंखें लड़ पड़ती हैं, ध्यान से एक दूसरे की ओर देखती हैं, स्तब्ध एकाग्र। आश्चर्य, सांस के साथ शब्द निकले। ऐसी ही कोई आवाज़ उसने भी की होगी। चेहरा बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, भला आदमी मालूम होता है। पैंट पर शर्ट ढीली पड़ गई है, लेकिन ये क्या। मैं नीचे उतर पड़ता हूँ। चुपचाप रास्ता चलने लगता है। कम से कम 2 फरलोंग दूरी पर एक आदमी मिलता है, सिर्फ एक आदमी। इतनी बड़ी सड़क होने पर भी लोग नहीं, क्यों नहीं? पूछने पर वह शख्स कहता है, शहर तो इस पार है, उस ओर है, वहीं कहीं इस सड़क पर बिल्डिंग का पिछवाड़ा पड़ता है। देखते नहीं हो? मैंने उसका चेहरा देखा ध्यान से। बाईं और दाहिनी बोहें नाक के शुरू पर मिल गई थी। खुरदुरा चेहरा, पंजाबी कहला सकता था। वह निसंदेह जनाना आदमी होने की संभावना रखता है। नारी तुल्य पुरुष, जिनका विकास किशोर काव्य में विशेषज्ञों का विषय है। इतने में मैंने उससे स्वाभाविक रूप से अति सहज बनकर पूछा, ये पीली बिल्डिंग कौन सी है? उसने मुझ पर अविश्वास करते हुए कहा, जानते नहीं हो, ये पागल खाना है, प्रसिद्ध पागल खाना। अच्छा का एक लहरदार डैश लगाकर मैं चुप हो गया और नीची निगाह किए चलने लगा। और फिर हम दोनों के बीच दूरियां चौड़ी होकर गोल होने लगी। हमारे साथ हमारे सिफर भी चलने लगे। अपने अपने शून्यों की खिड़कियां खोलकर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि आपस में बात कर सकते हैं या नहीं। कि इतने में उसने मुझसे पूछा, आप क्या काम करते हैं? मैंने झेप कर कहा, मैं उठाईगिरी समझे क्यों? जो है सो बताइए। पता नहीं क्यों, मैं बहुत ईमानदारी की ज़िंदगी जीता हूँ, झूठ नहीं बोला करता, पर स्त्री को नहीं देखता, रिश्वत नहीं लेता, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, दगा या फरेब नहीं करता। अलबत्ता कर्ज मुझ पर ज़रूर है जो मैं चुका नहीं पाता। फिर भी कमाई की रकम कर्ज में जाती है। इस पर भी मैं ये सोचता हूँ कि बुनियादी तौर से बेईमान हूँ। इसीलिए मैंने अपने को पुलिस की ज़बान में उठाई गिरा कहा, मैं लेखक हूँ, अब बताइए आप क्या हैं? वह सिर्फ हंस दिया, कहा कुछ नहीं। जरा देर से उसका मुंह खुला। उसने कहा, मैं भी आप ही हूँ। एकदम दबकर मैंने उससे शेक हैंड किया। दिल में भीतर से किसी ने कचोट लिया। हाथ ही में निसैनी पर चढ़कर मैंने उस रोशनदान में से एक आदमी की सूरत देखी थी। वह चोरी नहीं तो क्या था? संदिग्ध अवस्था में उस साले ने मुझे देख लिया। बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी इस धंधे में दिलचस्पी है। हम लेखकों का पेशा आपसे कुछ मिलता जुलता है। इतने में भीमाकार पत्थरों की विक्टोरियन बिल्डिंग के दृश्य दूर से झलक रहे थे। हम खड़े हो गए। एक बड़े से पेड़ के नीचे पान की दुकान थी। वहाँ एक सलेटी रंग की औरत मिस्सी और काजल लगाए हुए बैठी हुई थी।
मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, तो यहाँ भी पान की दुकान है? उसने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ यहाँ भी। और मैं उन अधविलायती नंगी औरतों की तस्वीरें देखने लगा जो उस दुकान की शौकत को बढ़ा रही थी। दुकान में आईना लगा था, लहर थी धुंधली पीछे के मसाले के दोस्त से। जो ही उसमें मैं अपना मुंह देखता बिगड़ा नजर आता, कभी मोटा लंबा तो कभी चौड़ा, कभी नाक एकदम छोटी तो एकदम लंबी और मोटी। मन में वितृष्णा भर उठी। रास्ता लंबा था, सूनी दोपहर, कपड़े पसीने से भीतर चिपचिपा रहे थे। ऐसे मौके पर दो बातें करने वाला आदमी मिल जाना समय और रास्ता कटने का साधन होता है। उससे वह औरत कुछ मजाक करती रही। इतने में 4-5 आदमी और आ गए। वे सब घेरे खड़े रहे, चुपचाप कुछ बातें हुई। मैंने गौर नहीं किया, मैं इन सब बातों से दूर रहता हूँ। जो सुनाई दिया उससे ये जाहिर हुआ कि वे या तो निचले तबके में पुलिस के इन्फॉर्मर हैं या ऐसे ही कुछ। हम दोनों ने अपने अपने और एक दूसरे के चेहरे देखे। दोनों खराब नजर आए, दोनों रूप बदलने लगे, दोनों हंस पड़े और यही मजाक चलता रहा। पान खाकर हम लोग आगे बढ़े। पता नहीं क्यों मुझे अपने अजनबी साथी के जनानेपन में कोई ईश्वरीय अर्थ दिखाई दिया। जो आदमी आत्मा की आवाज़ दाब देता है, विवेक चेतना को घुटाले में डाल देता है, उसे क्या कहा जाए। वैसे वह शख्स भला मालूम होता था। फिर क्या कारण है कि उसने ये पेशा अख्तियार किया? साहसी? हाँ, कुछ साहसिक लोग पत्रकार या गुप्तचर या ऐसे ही कुछ हो जाते हैं अपनी आंखों में महत्वपूर्ण बनने के लिए, अस्तित्व की तीखी संवेदनाएं अनुभव करने और करते रहने के लिए। लेकिन प्रश्न यह है कि वे वैसा क्यों करते हैं? किसी भीतरी न्यूनता के भाव पर विजय प्राप्त करने का यह एक तरीका भी हो सकता है। फिर भी उसके दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। यही पेशा क्यों? इसलिए उसमें पेट और प्रवृत्ति का समन्वय है। जो भी हो, इस शख्स का जनानापन खास मायने रखता है। हमने वे रास्ता पार कर लिया और अब हम फिर से फैशनेबल रास्ते पर आ गए, जिसके दोनों ओर यूकेलिप्टस के पेड़ कतार बांधे खड़े थे। मैंने पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? उसने कहा, पागल खाने की ओर। मैं जाने क्यों सन्नाटे में आ गया। विषय बदलने के लिए मैंने कहा, तुम ये धंधा कब से कर रहे हो? उसने मेरी तरफ इस तरह देखा मानो ये सवाल उसे नागवार गुजरा हो। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप चलता रहा। लगभग 5 मिनट बाद जब हम उस भैरों के गेरवे सुनहले पन्नी जड़े पत्थर तक पहुंच गए जो इस अत्य आधुनिक युग में एक तार के खंबे के पास श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया था, उसने कहा, मेरा किस्सा मुख्तसर है। लाज शर्म दिखावे की चीज़ें हैं। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े करोड़पति सेठ का लड़का हूँ। उसके घर में जो काम करने वालियाँ हुआ करती थी उनमें से एक मेरी माँ है, जो अभी भी वही है। घर से दूर पाला पोसा गया मेरे पिता के खर्चे से। माँ दूध पिलाने आती, उसी के कहने से मैंने तमाम मैट्रिक किया। फिर किसी सिफारिश से सीआईडी की ट्रेनिंग में चला गया। तब से यही काम कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि वहाँ का खर्चा भी वही सेठ देता है। उसका हाथ मुझ पर अभी तक है। तुम उठाई गिरे हो, इसलिए कहा। अरे वैसे तो तुम लेखक वेखक भी हो। बहुत से लेखक और पत्रकार इन्फॉर्मर हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ एक साथी मिल गया। उस आदमी में मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। डर भी लगा, घृणा भी हुई। किस आदमी से पाला पड़ा। फिर भी उस अहाते पर चढ़कर मैं झांक चुका था, इसलिए एक अनदिखती जंजीर से बंध तो गया ही था। उस जनाने ने कहना जारी रखा, उस पागल खाने में कई ऐसे लोग डाल दिए गए हैं जो सचमुच आज की निगाह से बड़े पागल हैं, लेकिन उन्हें पागल कहने की इच्छा रखने के लिए आज की निगाह होना जरूरी है। मैंने उकसाते हुए कहा, आज की निगाह से क्या मतलब है? उसने भौहें समेट ली। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने कहना शुरू किया, जो आदमी आत्मा की आवाज़ कभी कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके उससे छुट्टी पा लेता है, वह लेखक हो जाता है। आत्मा की आवाज़ को लगातार सुनता है और कहता कुछ नहीं, वह भोला भाला सीधा साधा बेवकूफ़ है। जो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुना करता है और वैसा करने लगता है, वह समाज विरोधी तत्वों में यूं ही शामिल हो जाया करता है।
लेकिन जो आदमी आत्मा की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा सुन करके हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है। पुराने ज़माने में संत हो सकता था, आजकल उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है। मुझे शक हुआ कि मैं किसी फैंटेसी में रह रहा हूँ। ये कोई ऐसा वैसा कोई गुप्तचर नहीं है, या तो ये खुद पागल है या कोई पहुँचा हुआ आदमी है। लेकिन वह पागल भी नहीं है न पहुँचा हुआ है, वह तो सिर्फ जनाना आदमी है। या वैज्ञानिक शब्दावली प्रयोग करूं तो ये कहना होगा कि वह है तो जवान पट्ठा, लेकिन उसमें जो लचक है वह औरत के चलने की याद दिलाती है। मैंने उससे पूछा, तुमने कहीं ट्रेनिंग पाई है? सिर्फ तजुर्बे से सीखा है, मुझे इनाम भी मिला है। मैंने कहा, अच्छा। और मैं जिज्ञासा और कौतूहल से प्रेरित होकर उसकी अंधकारपूर्ण थाहों में डूबने का प्रयत्न करने लगा, किंतु उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। तब मुझे वह ऐसा लगा मानो वह अज्ञात साइंस के गणितज्ञ सूत्र की अंक राशि हो, जिसका मतलब तो कुछ जरूर होता है लेकिन समझ में नहीं आता। मन में विचारों की पंक्तियां बनती गई, पंक्तियों पर पंक्तियां। शायद उसे भी महसूस हुआ होगा। और जब दोनों के मन में 4-4 पंक्तियां बन गई कि इस बीच उसने कहा, तुम क्यों नहीं ये धंधा करते? मैं हतप्रद हो गया। यह एक विलक्षण विचार था। मुझे मालूम था कि धंधा पैसों के लिए किया जाता है। आजकल बड़े बड़े शहरों के मामूली होटलों में जहां 10-5 आदमी तरह तरह की गप लड़ाते हुए बैठते हैं, उनकी बातें सुनकर अपना अंदाज जमाने के लिए कई भीतरी सूची भेदक प्रवेशक आंखें भी सुनती बैठती रहती हैं। ये मैं सब जानता हूँ, खुद के तजुर्बे से बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी उस आदमी की हिम्मत तो देखिए कि उसने कैसा पेचीदा सवाल किया। आज तक किसी आदमी ने मुझसे इस तरह का सवाल नहीं किया था। जरूर मुझ में ऐसा कुछ है जिसे मैं विशेष योग्यता कह सकता हूँ। मैंने अपने जीवन में जो शिक्षा और अशिक्षा प्राप्त की, स्कूलों कॉलेजों में जो विद्या और अविद्या उपलब्ध की, जो कौशल और अकौशल प्राप्त की, उसने, मैं मानूं या न मानूं, मुझे भद्र वर्ग का ही अंग बना दिया है। हाँ, मैं उस भद्र वर्ग का अंग हूँ जिसे अपनी भद्रता के निर्वाह के लिए अब आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। और ये भाव मन में जमा रहता है कि नास संवनकट है। संक्षेप में मैं सचेत व्यक्ति हूँ, अति शिक्षित हूँ, अति संस्कृत हूँ। लेकिन चूंकि अपनी इस अति शिक्षा और अति संस्कृति के सौष्ठव को उद्घाटित करते रहने के लिए जो स्निग्ध प्रसन्न मुख चाहिए, वह न होने से मैं उठाईगिरी भी लगता हूँ अपने आप को। तो मेरी इस महक को पहचान उस अद्भुत व्यक्ति ने मेरे सामने जो प्रस्ताव रखा, उससे मैं अपने आप से एकदम सचेत हो उठा। क्या हर्ज है? इनकम का एक खासा जरिया यह भी तो हो सकता है। मैंने बात पलटकर उससे पूछा, तो हाँ, तुम उस पागलखाने की बात कर रहे थे, उसका क्या? मैंने गर्दन नीचे डाल दी। कानों में अविराम शब्द परवा गतिमान हुआ। मैं सुनता गया। शायद वह उसके वक्तव्य की भूमिका रही होगी। इस बीच मैंने उससे रोककर पूछा, तो उसका नाम क्या है? क्लोड इथरली। क्या वह रोमन कैथलिक है? आदिवासी ईसाई है? उसने नाराज होकर कहा, तो अब तक तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी एक एक बात दिल में उतर रही थी। फिर भी उसके चेहरे के भाव से पता चला कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, क्लोड इथरली वह अमरीकी विमान चालक है जिसने हिरोशिमा पर बम गिराया था। मुझे आश्चर्य का एक धक्का लगा। या तो वह पागल है या मैंने उससे पूछा, तो उससे क्या होता है? अब उसने बहुत ही नाराज होकर कहा, अबे बेवकूफ़, नेस्त नाबूद हुए हिरोशिमा की बदरंग और बदसूरत, उदास और गमगीन जिंदगी की सरदारत करने वाले मेयर को वह हर माह चेक भेजता रहा, जिससे कि उन पैसों से दीनहीनों की सहायता तो हो सके, उसने जो भयानक पाप किया है वह भी कुछ कम हो सके। मैंने उसके चेहरे का अध्ययन करना शुरू किया। उसकी वे खुरदुरी घनी मोटी बोहें नाक के पास आ मिलती थी। कड़े बालों की तेज रेजर से हजामत किया हुआ उसका वह हरा गोरा चेहरा, सीधी मोटी नाक और मजाकिया होठ और गमगीन आंखें, जिस्म की जनाना लचक, डबल ठुड्डी जिसके बीच में हल्का सा गड्ढा। ये कौन शख्स है जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है? लगा कि मैं सचमुच इस दुनिया में नहीं रह रहा हूँ।
उससे कोई 200 मील ऊपर आ गया हूँ, जहाँ आकाश, चांद, तारे, सूरज सभी दिखाई देते हैं। रॉकेट उड़ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं, और पृथ्वी एक चौड़े नीले गोल जगत सी दिखाई दे रही है, जहाँ हम किसी एक देश के नहीं हैं, सभी देशों के हैं। मन में एक भयानक, उद्वेगपूर्ण, भावहीन चंचलता है। कुल मिलाकर पल भर यही हालत रही, लेकिन वह पल बहुत ही घनघोर था, भयावह और संदिग्ध। और उसी पल से अभिभूत होकर मैंने उससे पूछा, तो क्या हिरोशिमा वाला क्लॉड ईथरली इस पागलखाने में है? वह हाथ फैलाकर उंगलियों से उस पीली बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा था, जिसके अहाते की दीवार पर चढ़कर मेरी आंखों ने रोशनदान पार करके उन तेज आंखों को देखा था, जो उसी रोशनदान में से गुजरकर बाहर जाना चाहती हैं। तो अगर मैं इस जनाने लचकदार शख्स पर यकीन करूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी देखी हुई आंखें और किसी की नहीं, खास क्लॉड ईथरली की ही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने मेरी बात ताड़ कर कहा, हाँ, वह क्लॉड ईथरली ही था। मैंने चिढ़कर कहा, तो क्या ये हिंदुस्तान नहीं है? हम अमेरिका में ही रह रहे हैं। उसने मानो मेरी बेवकूफ़ी पर हंसी का ठहाका मारा और कहा, भारत के हर बड़े नगर में एक एक अमेरिका है। तुमने लाल होठ वाली चमकदार, गोरी, सुनहली औरतें नहीं देखी? उनके कीमती कपड़े नहीं देखे? शानदार मोटरों में घूमने वाले अशिक्षित लोग नहीं देखे? नफीस किस्म की वेश्यावृत्ति नहीं देखी? सेमिनार नहीं देखे? एक ज़माने में हम लंदन जाते थे और इंग्लैंड रिटर्न कहलाते थे, और आज वॉशिंगटन जाते हैं। अगर हमारा बस चले और आज हम सचमुच उतने ही धनी हों और हमारे पास उतने ही एटम बम और हाइड्रोजन बम हों और रॉकेट हों, तो फिर क्या पूछना? अखबार पढ़ते हो कि नहीं? मैंने कहा, हाँ। तो तुमने मैकमिलन की वह तस्वीर भी पढ़ी होगी जो उसने को दी थी। उसने क्या कहा था? ये देश, हमारे सैनिक गुट में तो नहीं है, किंतु संस्कृति और आत्मा से हमारे साथ हैं। क्या मैकमिलन सफ़ेद झूठ कह रहा था? कतई नहीं। वह एक महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डाल रहा था। और अगर ये सच है, तो ये भी सच है कि उनकी संस्कृति और आत्मा का संकट हमारी संस्कृति और आत्मा का संकट है। यही कारण है कि आजकल के लेखक और कवि अमरीकी, ब्रिटिश और पश्चिम यूरोपीय साहित्य तथा विचारधाराओं में गोते लगाते हैं और वहाँ से अपनी आत्मा को शिक्षा और संस्कृति प्रदान करते रहते हैं। क्या ये झूठ है? और हमारे तथाकथित राष्ट्रीय अखबार और प्रकाशन केंद्र, वे अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण कहाँ से लेते हैं? यह कहकर वह जोर से हंस पड़ा और हंसी की लहरों में उसका जिस्म लचकने लगा। उसने कहना जारी रखा, क्या हमने इंडोनेशियाई या चीनी या अफ्रीकी साहित्य से प्रेरणा ली है, या लंबुआ के काव्य से? छी छी, वे जानवरों का, चौपायों का साहित्य है। और रूस का? अरे, ये तो स्वार्थ की बात है। इसका राज और ही है। रूस से हम मदद चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं। छोड़ो। तो मतलब यह है कि अगर उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति है, उनकी आत्मा हमारी आत्मा और उनका संकट हमारा संकट है, जैसा कि सिद्ध है, जरा पढ़ो अखबार, करो बातचीत अंग्रेजीदा फराटेदार लोगों से। तो हमारे यहाँ भी हिरोशिमा पर बम गिराने वाला विमान चालक क्यों नहीं हो सकता? और हमारे यहाँ भी संप्रदायवादी, युद्धवादी लोग क्यों नहीं हो सकते? मुख्तसर किस्सा यह है कि हिंदुस्तान भी अमेरिका ही है। मुझे पसीना छूटने लगा। फिर भी मन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि भारत अमेरिका ही है, और यह कि क्लॉड ईथरली उसी पागलखाने में रहते हैं। उसी पागलखाने में रहता है। मेरी आंखों में संदेह, अविश्वास, भय और आशंका की मिली जुली चमक जरूर रही होगी, जिसको देखकर वह बुरी तरह हंस पड़ा और उसने मुझे एक सिगरेट दी। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर हम दोनों बात करते हुए नीचे एक पत्थर पर बैठ गए। उसने कहा, देखा नहीं, ब्रिटिश, अमेरिकी या फ्रांसीसी कविता में जो मूड्स, जो मनस्थितियाँ रहती हैं, बस वे ही हमारे यहाँ भी हैं, लाई जाती हैं। सुरुचि और आधुनिक भावबोध का तकाजा है कि उन्हें लाया गया क्यों? इसलिए कि वहाँ औद्योगिक सभ्यता है। हमारे यहाँ भी मानो कि कल कारखाने खोले जाने से आदर्श और कर्तव्य बदल जाते हों। मैंने नाराज होकर सिगरेट फेंक दी, उसके सामने हो लिया। शायद उस समय मैं उसे मारना चाहता था, हाथापाई करना चाहता था, लेकिन मैं व्यंग भरे चेहरे से हंस पड़ा और उसकी आंखें ज़्यादा गमगीन हो गई। उसने कहा,
क्लोड इथरली एक विमान चालक था। उसके एटम बम से हिरोशिमा नष्ट हुआ। वह अपनी कारगुजारी देखने उस शहर गया। इस भयानक, बदरंग, बदसूरत, कटी लाशों के शहर को देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसको पता नहीं था कि उसके पास ऐसा हथियार है और उस हथियार का ये अंजाम होगा। उसके दिल में निरपराध जनों के प्रेतों, शवों, लोथों, लाशों के किटे पिटे चेहरे तैरने लगे। उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। उधर अमरीकी सरकार ने उसे इनाम दिया। वह वॉर हीरो हो गया। लेकिन उसकी आत्मा कहती थी कि उसने पाप किया है, जघन्य पाप किया है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। नहीं, लेकिन उसका देश तो उसे हीरो मानता था। अब क्या किया जाए? उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी, मामूली से मामूली काम किया, लेकिन फिर भी वह वॉर हीरो था, महान था। क्लोड इथरली महानता नहीं, दंड चाहता था, दंड। उसने वारदातें शुरू की जिससे कि वह गिरफ्तार हो सके और जेल में डाला जा सके, किंतु प्रमाण के अभाव में वह हर बार छोड़ दिया गया। उसने घोषित किया कि वह पापी है, पापी है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने निरपराध जनों की हत्या की है, उसे दंड दो, हे ईश्वर। लेकिन अमेरिकी व्यवस्था उसे पाप नहीं, महान कार्य मानती थी, देशभक्ति मानती थी। जब उसने इथरली की ये हरकतें देखी तो उसे पागल खाने में डाल दिया। टेक्सास प्रांत में वायो नाम की एक जगह है, वहाँ उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए उसे डाल दिया गया। वहाँ वह 4 साल तक रहा, लेकिन उसका पागलपन दुरुस्त नहीं हो सका। 4 साल बाद वह वहाँ से छूटा तो उसे रॉय एल मैनटूथ नाम का एक गुंडा मिला। उसकी मदद से उसने डाकघरों पर धावा मारा। आखिर मैं साथी के वह पकड़ लिया गया। मुकदमा चला, कोई फायदा नहीं। जब ये मालूम हुआ कि वह कौन है और क्या चाहता है तो उसे तुरंत ही छोड़ दिया गया। उसके बाद उसने डल्लोस नाम की एक जगह के कैशियर पर सशस्त्र आक्रमण किया। परिणाम कुछ नहीं निकला, क्योंकि बड़े सैनिक अधिकारियों को ये महसूस हुआ कि ऐसे प्रख्यात युद्धवीर को मामूली उचक्का और चोर कहकर उसकी बदनामी न हो। इसलिए उसके इस प्राप्त पद की रक्षा के लिए उसे फिर से पागल खाने में डाल दिया गया। ये है क्लोड इथरली। इथरली की ईमानदारी पर अविश्वास करने की किसी को शंका ही नहीं रही। उसकी जीवन कथा की फिल्म बनाने का अधिकार खरीदने के लिए कंपनी ने उसे 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा। उसने कतई इनकार कर दिया। उसके इस अस्वीकार से सबके सामने ये जाहिर हो गया कि वह झूठा और फरेबी नहीं है, वह बन नहीं रहा। कौन नहीं चाहता कि क्लोड इथरली अणु युद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज़ का दूसरा नाम है? हाँ, इथरली मानसिक रोगी नहीं है, आध्यात्मिक अशांति का, आध्यात्मिक उद्विग्नता का ज्वलंत प्रतीक है। क्या इससे तुम इनकार करते हो? उसके हाथ की सिगरेट कभी की नीचे गिर चुकी थी। वह जनाना आदमी तमतमा उठा था, चेहरे पर बेचैनी की मलिनता छाई थी। वह कहता गया, इस आध्यात्मिक अशांति, इस आध्यात्मिक उद्विग्नता को समझने वाले लोग कितने हैं? उन्हें विचित्र, विलक्षण, विक्षिप्त कहकर पागल खाने में डालने की इच्छा रखने वाले लोग न जाने कितने हैं। इसलिए पुराने जमाने में हमारे बहुतेरे विरोधी संतों को भी पागल कहा गया। आज भी बहुतों को पागल कहा जाता है। अगर वे बहुत तुच्छ हुए तो सिर्फ उनकी उपेक्षा की जाती है, जिससे कि उनकी बात प्रकट न हो और फैल न जाए। हमारे अपने अपने मन, हृदय, मस्तिष्क में ऐसा ही एक पागल खाना है, जहां हम उन उच्च, पवित्र और विद्रोही विचारों और भावों को फेंक देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे या तो वे खुद बदलकर समझौतावादी पोशाक पहन सभ्य भद्र हो जाए, यानी दुरुस्त हो जाए, या उसी पागल खाने में पड़ा रहे। मैं हतप्रत तो हो ही गया, साथ ही साथ उसकी इस कहानी पर मुग्ध भी। उस जीवन कथा से अत्यधिक प्रभावित होकर मैंने पूछा, तो क्या ये सच्ची कहानी है? उसने जवाब दिया, भाई वाह, अमेरिकी साहित्य पढ़ते हो कि नहीं? ब्रिटिश भी नहीं तो क्या पढ़ते हो? खाक? अरे भाई, रूस पर तो अनेक भाषाओं में कई पुस्तकें निकल गई हैं, तो क्या पत्थर जानकारी रखते हो? विश्वास न हो तो खंडन करो, जाओ टटोलो। और इसी बीच मैं इसी पागल खाने की सैर करवा लाता हूँ। मैंने हाथ हिलाकर इनकार करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं? उसने झिड़क कर कहा, आजकल हमारे अवचेतन में हमारी आत्मा आ गई है। चेतन में स्वहित और अधिचेतन में समाज से सामंजस्य का आदर्श, भले ही वह बुरा समाज क्यों न हो। यही आज की जीवन विवेक का रहस्य है।
तुमको वहाँ की सैर करनी होगी। मैं तुम्हें पागल खाने ले चल रहा हूँ, लेकिन पिछले दरवाजे से नहीं, खुले अगले से। रास्ते में मैंने उससे कहा, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भारत अमेरिका है। तुम कुछ भी कहो, न वह कभी हो सकता है न वह कभी होगा ही। इस बात को उसने उड़ा दिया। उसे चाहिए था कि वह उस बात का जवाब देता। उसने सिर्फ इतना कहा, मुश्किल यह है कि तुम मेरी बात नहीं समझते। मैंने कहा, कैसे? क्लोड इथरली हमारे यहाँ भले ही देह रूप में न रहे, लेकिन आत्मा की वैसी बेचैनी रखने वाले लोग तो यहाँ रह ही सकते हैं। मैंने अविश्वास प्रकट करके उसके प्रति घृणा भाव व्यक्त करते हुए कहा, यह भी ठीक नहीं मालूम होता। उसने कहा, क्यों नहीं? देश के प्रति ईमानदारी रखने वाले लोगों के मन में व्यापक पापाचारों के प्रति कोई व्यक्तिगत भावना नहीं रहती क्या? समझा नहीं? मतलब यह है कि ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो पापाचार रूपी, शोषण रूपी डाकुओं को अपनी छाती पर बैठा समझते हैं। वह डाकू न केवल बाहर का व्यक्ति है, वह उनके घर का आदमी भी है। समझने की कोशिश करो। मैंने बोहें उठाकर कहा, तो क्या हुआ? यह कि उस व्यापक अन्याय को अनुभव करने वाले किंतु उसका विरोध करने वाले लोगों के अंतःकरण में व्यक्तिगत पाप भावना रहती ही है, रहनी चाहिए। इथरली में और उसमें ये बुनियादी एकता और अभेद है। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि तुम सरीखे सचेत जागरूक संवेदनशील जन क्लोड इथरली हैं। उसने मेरे दिल में खंजर मार दिया। हाँ, ये सच था, बिल्कुल सच। अवचेतन के अंधेरे तय खाने में पड़ी हुई आत्मा का विद्रोह करती है। आत्मा पापाचारों के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझती है। हाय रे, ये मेरा भी तो रोक रहा है। मैंने अपने चेहरे को सख्त बना लिया, गंभीर होकर कहा, लेकिन ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कह रही हो? इसलिए कि मैं सीआईडी हूँ और मैं तुम्हारी स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे विभाग से संबंध रहो। तुम इनकार क्यों करते हो? क्योंकि ये तुम्हारी अंतरात्मा के अनुकूल है। तो क्या तुम मुझे टटोलने के लिए ये बातें कर रहे थे? और तुम्हारी ये सब बातें बनावटी थी, मेरे दिल का भेद लेने के लिए थी। बदमाश, मैं तो सिर्फ तुम्हारे अनुकूल प्रसंगों की जो हो सकती थी वही कर रहा था। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी को जो पहली बार पढ़ने वाला पाठक है, अगर उसको क्लोड इथरली के बारे में नहीं पता तो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है और वो खुशी का अनुभव करता है कि मुझे क्लोड इथरली के बारे में आखिरकार इस कहानी के माध्यम से पता चल गया। और जिन व्यक्तियों को पहले से ही क्लोड इथरली के बारे में, हिरोशिमा के बम के बारे में और वहाँ की त्रासदी के बारे में पहले से ही पता है, तो वो इस कहानी को और दूसरे पहलुओं के माध्यम से अपने मन में अनेक प्रकार के अंतर्द्वंद्वों को महसूस कर सकते हैं। मुक्तिबोध जी अपने आप में एक ऐसे लेखक हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी जितनी भी रचनाएं आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में एक अंतर्द्वंद उत्पन्न होगा। वो इस प्रकार की कहानी लिखते हैं जो हमें अंदर से झकझोर देती है, जिस कहानी को पढ़ने के बाद वो वहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि वो जीवन भर हमारे मानस पटल पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कचोटती रहती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसमें कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो क्लोड इथरली के माध्यम से सीधे एक संवेदनशील मानव के साथ जुड़ जाती हैं। अंत में किस तरह से कहानी का समापन किया गया है, जो जनाना आदमी है वो लेखक को ही क्लोड इथरली से संबंधित बताता है। जिस तरह क्लोड इथरली बेचैन था, उसकी आत्मा उसको कचोटती थी, वैसे ही लेखक की आत्मा, जो यहाँ पर कथावाचक है, उसकी आत्मा भी कहीं ना कहीं उसको कचोटती है। आसपास जो भी घटित हो रहा है उस सब को देखने के बाद जब लेखक कोई कहानी लिखता है, कोई रचना लिखता है, तो उस रचना का जन्म इसी प्रकार से नहीं होता है कि उसने कागज़ लिया, उसने कलम ली और बस अपने विचारों को लिख दिया। जिस प्रकार एक बच्चा जन्म लेता है, 9 महीने माँ उसको पेट में रखती है, अनेक बातें लेखक के मन में, कवि के मन में जुड़ती हुई चली जाती है और अंत में जिस तरह एक बच्चे का जन्म होता है, जिस पीड़ा से गुजरकर एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे अंतर विरोधों का सामना करते हुए एक लेखक, एक कवि अपनी रचना को जन्म देता है। रचनाएं एक दिन में नहीं लिखी जाती, कविताएं एक दिन में नहीं बनती हैं। हाँ, उनको उजागर करने वाले, उनको प्रेरित करने वाले विचार कहीं ना कहीं से मिलते हैं, लेकिन बहुत कुछ अंदर होता है, इतना अंतर्द्वंद होता है, अपने आप के विचार होते हैं,
समाज का आसपास का माहौल होता है और सब कुछ मिलने के बाद एक रचना का जन्म होता है। तो यहाँ पर अंत में कुछ स्पष्टीकरण किया गया है कि जो क्लॉड इथरली है वो भारत की जेल में नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं भारत भी अमेरिका ही बन गया है। यहाँ पर कितना गहरा व्यंग है। क्लॉड इथरली नहीं है, लेकिन उसका आत्म रूप, उसका आत्मा का रूप जो है, देह स्वरूप वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका जो आत्मा है या उस जैसी जो रूहें हैं जो आज भी बेचैनी महसूस करती है अगर कोई पाप करती हैं, और वो इस हद तक बेचैनी महसूस करती हैं कि कहीं ना कहीं पागल हो जाती हैं, जैसे क्लॉड इथरली पागल हो जाता है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर चलता रहता है, उबलता रहता है, हमें झकझोरता रहता है और हम अंतिम समय तक उसको भूल नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में भी इतना बड़ा पाप तो हम नहीं कह सकते जितना कि क्लॉड इथरली से हुआ था, जाने अनजाने हुआ था, लेकिन हमारे साथ भी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है जो गलत होता है, हम कर देते हैं, करने के बाद हमें एहसास होता है, ना ही हम उसे स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन मन में, हमारी रूह में, हमारी आत्मा में उसकी जो आत्मग्लानि होती है वो हमारे जीवन भर रहती है। छोटी से छोटी बात भी हमें कचोटती रहती है, चाहे बाहर से हम ऐसा दिखावा करें कि वो हम महसूस नहीं कर रहे हैं या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर हाँ फ़र्क पड़ता है। जब भी किसी बात के बाद में हम कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद एक कविता याद आ रही है, अज्ञे जी की कविता हिरोशिमा, जो इस पूरी मानव त्रासदी को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आइए इस कविता का वाचन करते हैं, आप भी इसको सुनिएगा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था वह पूर्व में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली एक दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गई। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। इस पूरी कविता में अज्ञे ने हिरोशिमा की बम त्रासदी के बाद किस तरह से मानव भाप बन के उड़ जाता है। मानव ने ही एक सूरज बनाया और मानव को ही भाप बनाकर उस सूरज ने सोख लिया। इससे बड़ी विडंबना की बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी तकनीकी विकास की और क्या व्यथा हो सकती है। इस कहानी के विषय में और इस कविता के विषय में आपके अपने क्या विचार हैं, आप क्या महसूस करते हैं, हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नई कविता के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।